नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर, जहां पर हम आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी के विशेष अंकों का आपके सामने विशेष अंकों को लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो साथियों, आइए अपने आज के इस अंक में अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों, हमारी आज की चर्चा आरंभ होती है वाक्य रचना से, और प्रश्न जो है हमारा वो है कि संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण आपसे पूछ रहा है। अगर हम इसके विकल्प पढ़ें तो देखिए, कह रहा है विकल्प ए है, उन्होंने जो कुछ दिया उसी से मुझे परम संतोष है। विकल्प बी, वह ऐसी बातें कहता है जिनसे सबको बुरा लगता है। हम पदों को देखते चल रहे हैं। यहाँ पर जो, यहाँ पर जिनसे। विकल्प सी देखें, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। और विकल्प डी, वहाँ जो कुछ देखने योग्य था मैंने सब देख लिया। ठीक है, तो साथियों ये चार विकल्प हैं। यहाँ पर जरा आप थोड़ा सा, हम कह रहे हैं आपको कोई प्रकार नहीं भी आता है, फिर भी अगर आप इसके जो विकल्प हैं सिर्फ उनको पढ़ करके भी, देखिए सावधानी पूर्वक पढ़ के भी अगर आपको नहीं आता है तो भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने बताया कि संयुक्त वाक्य हो चाहे मिश्रित वाक्य हो, संयुक्त वाक्य हो और चाहे मिश्रित वाक्य हो, इन दोनों में किसका, इन दोनों में हम लोग देखिए, इन दोनों में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कॉमन क्या होता है? योजक चिन्ह कॉमन होता है। ठीक है, अब हमने आपको साथियों पढ़ा रखा है कि संयुक्त वाक्य के लिए कुछ योजक चिन्ह होते हैं और मिश्र वाक्य के लिए कुछ योजक चिन्ह होते हैं। अब यहाँ पर मैंने जिन पदों को टिक किया था, देखिए पहले वाक्य में जो, दूसरे वाक्य में जिनसे, तीसरे वाक्य में और चौथे वाक्य में जो। तो साथियों देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह के रूप में आपको मिला जो, जिनसे, जो और। अब अगर साथियों देखिए, हम कह रहे हैं आपको कुछ नहीं भी पता है तो यहाँ पर देखिए ये तीन जो है वो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ये तीन अगर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो आंसर, मतलब जिसमें विकल्प में इनका प्रयोग हो रहा है वो आंसर ना हो करके बल्कि भिन्न वाला आंसर होगा। और भिन्न वाला आंसर क्या दिख रहा है? और दिख रहा है। तो साथियों और वाला ये हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा। और नहीं, अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत आसान है। हमने आपको बताया था कि संयुक्त वाक्य के रूप में क्या क्या साथियों, तो लिख लीजिएगा संयुक्त वाक्य के रूप में और, या, अथवा, लेकिन, परंतु, इसलिए। ठीक है, इस प्रकार के इत्यादि पदों का प्रयोग होता है। ये पद अगर किसी वाक्य में आ जाते हैं तो साथियों वहाँ कौन सा हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। कौन सा वाक्य हो जाता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न साथियों हमारा, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो साथियों यहाँ पर देखिए विकल्प ए दिया हुआ है, मध्य नजर, चारागाह और तंदुरुस्त। अब देखिए साथियों, सब लोगों ने सुन रखा है शब्द तंदुरुस्त होता है, यानी यहाँ पर पद क्या मिलना चाहिए? रुस्त मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? रुस्त मिलना चाहिए। तो पहले तो यहीं से देख लीजिए कि अगर यहाँ पर ये पद गलत हो गया तो आंसर ये होगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए साथी, यहाँ तंदुरुस्त मिल गया है, यानी ये पद आपका सही है। ठीक है, अच्छा तो फिर तंदुरुस्त को छोड़ देते हैं। अच्छा एक और पद देखते हैं। अगर हम देखें ये मध्य नजर, तो मध्य नजर पद नहीं होता साथियों, ध्यान रखिएगा। शुद्ध शब्द क्या होता है? मैं यहाँ पे शुद्ध शब्द लिख दे रहा हूँ। मध्य नजर नहीं होता बल्कि शुद्ध शब्द होता है मुद्दे नजर। क्या होता है? मुद्दे नजर। ये होता है आपका शुद्ध शब्द, मुद्दे नजर। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने बताया
कि तंदुरुस्त नहीं होता साथियों, शुद्ध शब्द होता है तंदुरुस्त। क्या होता है? तंदुरुस्त। और साथियों अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो चारागाह होता है उसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है? उसकी शुद्ध वर्तनी होती है चारागाह। तो अब जरा देखिए ये तीनों जो है वो आपकी कैसी हो गई? ये तीनों शुद्ध वर्तनी हो गई। क्या हो गई? ये तीनों आपकी शुद्ध वर्तनी हो गई। अब जहां पर इस रूप में दिया होगा वही आंसर आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं विकल्प। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ चारागाह सही दिया हुआ है, मद्देनजर और तंदुरुस्त गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो आपका ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार से देखिए यार तंदुरुस्त तो सही दिया है, उसके बाद यहाँ मुद्देनजर भी ठीक दिया भैया, मुद्देनजर भी ठीक दिया है, और यहाँ पर चारागाह भी जो दिया भैया ठीक दिया हुआ है। तो आंसर हमारा देखिए क्या होगा? आंसर हमारा यही हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, आगे के विकल्पों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साथियों ये चारागाह ना लिख करके क्या लिख दिया? चरागाह लिख दिया। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये मुद्देनजर भी गलत हो गया और तंदुरुस्त लिखा है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए तो यहाँ पर ये मद्देनजर तो ये पद भी गलत, चारागाह ये पद सही और तंदुरुस्त तो ये पद गलत। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इस प्रश्न का आंसर हमारा हो गया विकल्प बी। ये आप लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। ठीक है, चारागाह, तंदुरुस्त और मुद्देनजर, मुद्देनजर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? शुद्ध नहीं है का मतलब साथियों क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे अशुद्ध की चर्चा कर रहा है। किसकी चर्चा कर रहा है? अशुद्ध की चर्चा कर रहा है। जरा देखते हैं विकल्प ए मत्स्य, बी वापस, सी सृष्टि और डी दृष्टा। तो साथियों ध्यान रखिएगा यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी जो है वो है विकल्प डी की, जो कि दृष्टा ना होकर के साथियों होती है दृष्टा। क्या बोलते हैं? दृष्टा। ठीक है, इसी प्रकार से साथियों ध्यान रखिएगा, या ध्यान रखिएगा जब हम सृष्टि को परिवर्तित करते हैं तो सृष्टि बनाने वाला कहलाता है सृष्टा, और साथियों उसकी वर्तनी भी होती है ये सृष्टा। ध्यान रखिएगा, तो सृष्टा और दृष्टा, ध्यान रखिए सृष्टा और दृष्टा, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा सृष्टा और दृष्टा। अगर हम इसकी बात करें साथियों तो यहाँ पर देखिए प्रयोग किसका होता है साथियों? यहाँ पर ये जो ध्वनि होती है हमारी, इस ध्वनि को हम लोग किस रूप में जानते हैं? इस ध्वनि को हम लोग रा के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? रा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? रा का प्रयोग हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो एक पद हुआ सृष्टि और दृष्टा से क्या बनता है साथियों? दृष्टा से बनता है दृष्टि। क्या बनता है? दृष्टि। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा साथियों, देखिए यहाँ पर किस पद का प्रयोग हुआ? तो यहाँ पर देखिए इस पद का प्रयोग हुआ और इसको हम लोग बोलते हैं, ये मात्रा का पद होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? स्वर री। क्या बोलते हैं? स्वर री। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान रखिएगा कि सृष्टि और दृष्टि में रा का प्रयोग नहीं बल्कि री का प्रयोग होता है, जबकि सृष्टा और दृष्टा में री नहीं बल्कि रा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी, या और बाकी के तीनों पद जो होंगे वो हमारे असंगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस शब्द में लाभ प्रत्यय नहीं है? विकल्प ए मंजुल, बी अतल, सी मांसल और डी श्यामल। चल अब देखिए साथियों, अगर हम चर्चा करें तो इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प बी। अब अगर देखिए तो यहाँ पर पद लिखा हुआ है अतल, और जो अतल का पद है साथियों यहाँ पर अगर देखिए तो ये पद टूटता है, इसमें प्रयोग प्रत्यय नहीं बल्कि आ उपसर्ग है और मूल पद के रूप में किसका? तल का प्रयोग हुआ है। तो साथियों यहाँ पर प्रत्यय से निर्मित पद नहीं है बल्कि यह पद किससे निर्मित है? उपसर्ग से निर्मित पद है, और उपसर्ग के रूप में यहाँ किसका प्रयोग हुआ है? आ का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है साथियों हमारा,
किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। विकल्प ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी हर्षस्व और डी प्लुत। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जब हमने आपको स्वरों की चर्चा की थी तो हमने बताया था कि स्वरों का वर्गीकरण या स्वर 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। जो क्या कहलाता है? एक कहलाता है साथियों लघु, दूसरा कहलाता है दीर्घ और साथियों तीसरा कहलाता है प्लुत। क्या कहलाता है? प्लुत। अब यहीं से साथियों आप लोग याद रख सकते हैं, याद क्या रख सकते हैं? लघु, लघु का मतलब जिनके उच्चारण में क्या हो, जिनके उच्चारण में समय कितना लगे, कम समय लगे। दीर्घ का मतलब, दीर्घ का मतलब लघु की अपेक्षा, लघु की अपेक्षा अधिक समय लगे, लघु की अपेक्षा अधिक समय लगे। और साथियों प्लुत का मतलब क्या हो, हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि लघु की अपेक्षा अधिक समय लगे और प्लुत का मतलब क्या हो साथियों, दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लगे, दीर्घ की अपेक्षा अधिक, या इसको हम बोल सकते हैं कि सबसे अधिक, सबसे अधिक। ठीक है, उपयुक्त तीनों में सबसे अधिक समय जिसमें लगता है उसमें हम क्या बोलते हैं? प्लुत के नाम से जानते हैं। तो दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय किसमें लगेगा साथियों? प्लुत में लगेगा। आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? असंगत का मतलब साथियों यहाँ पे हो जाएगा किसमें जो उपयुक्त लोकोक्ति दी गई है उसका अर्थ गलत लिखा हुआ है। हम विकल्प ए देखते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका अर्थ दिया है अपराधी का निशंक होना। बी नेकी कर दरिया में डाल, भला करके भूल जाना। सी हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। और डी सांच को आंच नहीं, यानी सच्चा व्यक्ति डरता नहीं। तो अगर हम देखें गलत कौन सा है तो साथियों गलत हो जाएगा चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में तिनका का अर्थ साथियों अपराधी का निशंक ना हो करके यहां पर हो जाएगा अपराधी का सशंकित होना। क्या होना? सशंकित होना। ठीक है, यानी अपराधी को हमेशा शंका बनी रहती है, डर बना रहता है, उसी को हम बोलते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पर निशंक ना हो करके सशंकित अथवा शंका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शंका होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर सही हो जाता। इसका मतलब यहां पर यही आंसर जो है हमारा गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रा एक संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इनमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है? हमारे पास विकल्प देख लीजिए, यहां पर है, यहां पर क्या है साथियों? यहां पर है दंत सा और रा, विकल्प बी मूर्धन्य सा और रा, विकल्प सी तालव्य सा और रा, और डी श्रा और आ। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जब हम संयुक्त ध्वनि की बात करते हैं तो यहां पर संयुक्त ध्वनि ये जो श्रा है साथियों, क्या ये मिल करके बनेगी किससे? ये मिलेगी साथियों 2 व्यंजन और एक स्वर ध्वनि से, एक स्वर ध्वनि से। अब यदि हम चर्चा करें तो साथियों यहां पर व्यंजन के रूप में प्रयोग होगा, तो देखें यहां पे व्यंजन के रूप में प्रयोग होगा शा और उसके साथ दूसरा व्यंजन रा। और अगर स्वर की बात करें तो साथियों यहां स्वर के रूप में प्रयोग होगा आ, यानी इस ध्वनि का निर्माण होगा कैसे? तो वो होगा तालव्य सा, उसके बाद रा और फिर स्वर आ। अगर आप चर्चा करें तो साथियों उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, सा और रा, सा और रा। और अगर वो देखो तो आपको मिल रहा है विकल्प सी में, यानी इस प्रश्न का आंसर हो गया विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न, सत धर्म का सही संधि विच्छेद है। विकल्प ए सद धन धर्म, विकल्प बी सद धन अधर्म, विकल्प सी सा धन धर्म और विकल्प डी सत धन धर्म। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर सदधर्म में अगर हम देखें तो यहां पर सदधर्म का सही पद होगा विकल्प डी। क्या होगा? विकल्प
डी, ठीक है, हाँ विकल्प डी। अब देखिए साथियों इसको कैसे देख सकते हैं, तो जब आप इसको तोड़ोगे, जरा ध्यान से देखो, इसको तोड़ोगे तो यहां पर साथियों देखिए ये पद इस प्रकार से मिलेगा, ये पद इस प्रकार से मिलेगा सा, उसके बाद ये दा, और फिर आगे का पद होगा धा, और फिर क्या लिखा होगा, फिर साथियों प्रयोग होगा इस प्रकार से। ये हमने शॉर्ट फॉर्म, पूरा नहीं लिखा साथियों, हमने देखिए पूरा नहीं लिखा है, हम सिर्फ आपको बताने के लिए लिखे हैं, सिर्फ आपको बताने के लिए। अब यहां पर देखिए साथियों ये दूसरा पद तो धर्म मिल गया, दूसरा पद तो धर्म मिल गया। अब यहां पर आपको क्या मिला, सद कोई पद होता है क्या, सद कोई पद नहीं होता साथियों। यहां पर देखिए हमने जो आपको नियम लिखवा रखे हैं, अगर उन नियमों को देखोगे तो दा आपको कैसा दिखाई देगा, तीसरा वर्ग दिखाई देगा, और जैसे ही तीसरा वर्ग दिखाई देगा तो आप लोग बोल सकते हो कि तीसरा वर्ग जो है वो किसके फलस्वरूप आता है साथियों, वो पहले वर्ग के परिवर्तन के फलस्वरूप आता है, यानी इसका पहला क्या बनेगा, ता बनेगा, और वही इससे जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखिए साथियों पद बन जाएगा सत्य प्लस धर्म, क्या बन जाएगा, सत्य प्लस धर्म, और यहां पर संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। तो यहां पर आंसर होगा विकल्प डी, और इस पद में संधि होगी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है, विकल्प ए गाय, बी दर्शन, सी बहन, और डी लता। तो साथियों अनगिनत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, पीछे भी हमने ऐसे प्रश्नों की चर्चा कर रखी है, और वहां पर मैंने आपको बताए भी थे, कुछ पद हमने बताए थे कि जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता है। सदैव बहुवचन के रूप में मतलब क्या हो गया साथियों, हमने आपको वहां पे बता रखा है, सदैव बहुवचन का मतलब हो गया क्रिया हमेशा कैसी होगी, क्रिया सदैव बहुवचन की होगी। तो अगर उसकी चर्चा करें तो साथियों आप सभी को मालूम है बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाला पद होगा विकल्प बी दर्शन, सदैव बहुवचन के रूप में प्रयोग होने वाला पद होगा दर्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, वचनामृत, ये जो हमारा समस्त पद है का विग्रह क्या होगा साथियों, समास से संबंधित प्रश्न है कि जो हमारा ये समस्त पद अथवा जिसको हम सामासिक पद के नाम से भी जानते हैं, इसका सही विग्रह क्या होगा। देखते हैं, विकल्प ए अमृत रूपी वचन, विकल्प बी वचन और अमृत, विकल्प सी अमृत जैसी वाणी, और विकल्प डी वचन रूपी अमृत। ठीक है, तो साथियों यहां पर देखिए, अगर हम देखें तो हम वचनामृत को क्या बोल सकते हैं, वचनामृत को हम बोल सकते हैं जो ऐसा वचन जो किस रूप में हो, अमृत के रूप में हो, यानी उसको हम बोल सकते हैं अमृत रूपी वचन। वचन जब कैसा हो, अमृत के रूप में हो, यानी इस पर का सही आंसर होगा विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ जाएं। अगला प्रश्न है, युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द को छांटना है, यानी कौन सा शब्द ऐसा होगा जो युवा शब्द का लिंग परिवर्तित स्वरूप होगा, लिंग परिवर्तित स्वरूप होगा। विकल्प ए युवी, बी युवराज्ञी, सी युवती, या डी युवराज। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर युवा शब्द के लिए सही स्त्रीलिंग का पद होगा विकल्प सी युवती, क्या होगा, युवती। साथियों यहां पर ध्यान रखिएगा, विकल्प बी और डी जो है वो एक दूसरे के परिवर्तित लिंग स्वरूप है। साथियों युवराज जो है वो किसका, वो पुल्लिंग का पद है, किसका, पुल्लिंग का पद है साथियों, जिसका स्त्रीलिंग पद क्या बनेगा, वो युवराज्ञी बनेगा, क्या बनेगा, युवराज्ञी बनेगा। साथियों इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, युवराज्ञी बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ें। अगला प्रश्न है हमारा, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। विकल्प ए अनुपमेय, बी अतुलनीय, सी अनुपम, और डी अनुपमित। तो साथियों देखिए, उपमेय का एक विलोम शब्द जो होता है वो उपमान भी होता है, ध्यान रखिएगा, उपमान भी होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ उपमेय में क्या उपमान नहीं दिया हुआ है, तो साथियों देखिए हम जानते हैं कि उपसर्गों का प्रयोग करके हम क्या किसी भी शब्द का विपरीतार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। विलोम शब्द बनाने के लिए उपसर्गों का मदद लेकर के, उपसर्गों की सहायता लेकर के हम उसके शब्दों के विलोम बनाते हैं। अच्छा अब देखिए, अब हमने क्या कहा, अब अगर यहाँ हम देखें तो यहाँ उपमेय पद में कौन
कौन से उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो साथियों देखिए, हम आपको बता भी चुके हैं कि विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए प्रायः 2 उपसर्गों का प्रयोग होता है, आ और अन। ज्यादातर इनका प्रयोग हम करके आ और अन का प्रयोग करके किसी भी शब्द का क्या करते हैं, किसी भी शब्द का विपरीतार्थक शब्द बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहाँ पर आ का प्रयोग होता है और कहाँ पर अन का प्रयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, आ का प्रयोग ऐसे पदों के साथ होता है जिनका प्रारंभ किससे हो, व्यंजन से हो, हमने आपको बता रखा है। और अन का प्रयोग साथियों किसके साथ होता है, अन का प्रयोग ऐसे पदों के साथ होता है जिनका प्रारंभ किससे हो, स्वर से हो, जिनका प्रयोग स्वर से हो। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका पद क्या दिया हुआ है, उपमेय दिया हुआ है, यानी उपमेय का पद प्रारंभ किससे हो रहा है साथियों, ऊ से हो रहा है, जो कि क्या हो गया, स्वर हो गया। अब अगर इसका आपको विपरीत बनाना है तो आप देखिए, अगर ये स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो उपसर्ग के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, उपसर्ग के रूप में अन का प्रयोग करेंगे, और ये शब्द मिल करके साथियों क्या बना देगा, ये शब्द मिल करके बना देगा अनुपमेय। क्या बना देगा, अनुपमेय। और अनुपमेय देखिए तो आपका यहाँ कहीं विकल्प में दिया है, तो साथियों वो विकल्प ए में दिया हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, अनुपमेय। अनुपमेय। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 14, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, तेज क्या है? ठीक है, विकल्प ए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, बी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी कालवाचक क्रिया विशेषण, या डी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पर तेज पद जो है वो किसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो क्रिया विशेषण तो स्पष्ट हो गया, और क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते वो भी यहाँ पर दे दिए गए। ठीक है, वो भी यहाँ पर दे दिए गए। तो यहाँ पर देखिए साथियों, अगर आपको तेज परिभाषा निकाला क्रिया विशेषण का, तो पहले मैं आपको आंसर बता दूं, इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब साथियों कैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर क्रिया विशेषण का पहचानना हो कि क्रिया विशेषण का कौन सा भेद होता है, तो ध्यान रखिए, जब भी कभी क्रिया विशेषण का पद देखिए, क्रिया विशेषण का जो पद है उसमें यहाँ पर अगर स्थानवाचक का होगा तो साथियों वहां पर कहाँ का प्रश्न करने का बोध हो रहा होगा। ठीक है, कहाँ रहता है या कहाँ रहती है या कहाँ गया है या कहाँ गई है। ठीक है, अगर कहाँ का बोध हो तो वहां पर स्थानवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार से साथियों, अगर किसी वाक्य में कब का प्रश्न करें तो वहां पर प्रयुक्त क्रिया विशेषण कैसा हो जाएगा, कब का बोध कराने पर वहां पर कैसा हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर कितना का प्रश्न करें, किसका प्रश्न करें साथियों, कितना का प्रश्न करें, तो इसका आंसर यदि मिलेगा तो वहां कैसा हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। और कैसा अथवा कैसी का प्रश्न करें, कैसा अथवा कैसी का प्रश्न करें तो इसका आंसर देने वाला पद साथियों क्या हो जाएगा, इसका आंसर देने वाला पद रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मोहिनी तेज दौड़ती है। अब अगर क्रिया से प्रश्न हम करें कैसे दौड़ती है, तो यहाँ देखिए मोहिनी दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, तो देखिए कैसे का है, तो कैसे का आंसर कौन दे रहा है, तेज दौड़ती है। तो कैसा का अगर आंसर मिलेगा तो कैसा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साथियों विकल्प ए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, इससे आप कितने भी कठिन से कठिन प्रश्न क्रिया विशेषण का आ जाए परीक्षा में आप निकाल सकते हैं इस बिंदु की मदद से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 15वां प्रश्न हमारा, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। वाक्य क्या है हमारा, वाक्य है हमारा परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, पर फुल स्टॉप कर लीजिएगा, परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर इसका मिश्र वाक्य क्या बना रहे हैं, विकल्प ए परिश्रम करने पर परिस्थिति प्रतिकूल। अरे वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा भैया, अनुकूल है तो अनुकूल ही रहेगा, प्रतिकूल होने की कोई जरूरत नहीं है, यानी ये वाक्य खत्म, गलत हो गया। दूसरा विकल्प बी परिश्रम करने पर परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है, परिश्रम करने पर परिस्थिति भी, भैया ये यहाँ तो देखो इन दोनों वाक्यों में क्या कोई अंतर दिख रहा है, इन दोनों वाक्यों में कोई अंतर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा भैया, बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो ये दोनों वाक्य सेम होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। विकल्प सी जब परिश्रम किया जाता है तो परिस्थिति भी प्रतिकूल, देखिए साथियों ये बन सकता था,
ये वाक्य आपका बन सकता था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर अनुकूल की जगह क्या हो गया, प्रतिकूल हो गया। शब्दों में परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ योजक चिन्हों का प्रयोग, योजक चिन्हों का प्रयोग बताएगा कि वाक्य सरल अथवा संयुक्त अथवा मिश्र है कि नहीं, उसके भाव में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर अनुकूल की जगह प्रतिकूल आ गया, यानी ये वाक्य भी क्या हो गया, गलत हो गया। साथियों अगर यहाँ पर अनुकूल होता तो ये वाक्य आपका सही हो जाता। विकल्प डी देखते हैं, जब परिश्रम किया जाता है तब परिस्थिति भी अनुकूल हो जाती है। तो यानी देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का वाक्य में कोई दिक्कत नहीं है, और ये जब और तब जो है क्या है, योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग हो गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प डी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, पुष्कर का अर्थ बताइए। विकल्प ए नदी का नाम, बी मूषक, सी ट्रेन का नाम और डी सरोवर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, पुष्कर का सही अर्थ होता है विकल्प डी सरोवर। ठीक है, इस प्रश्न को पढ़ने पर साथियों कई हमारे ऐसे छात्र, कई हमारे मित्र, कई ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो जानते हो कि इस नाम की कोई एक ट्रेन भी होती है, मन में आ जाती है दुविधा, क्योंकि विकल्प दे दिया ना ट्रेन का नाम तो तुरंत जानते हो। तो ध्यान रखिएगा साथियों, पुष्कर नाम की कोई ट्रेन ही नहीं होती। ट्रेन का नाम जो होता है वो होता है पुष्पक। कौन सी ट्रेन होती है, पुष्पक होती है, ना कि पुष्कर। तो वैसे भी असंगत है, लेना देना नहीं है, विकल्प में रख दिया गया, इसलिए मैंने बता दिया कि मन में इस प्रकार का विचार आए तो उससे बचने का प्रयास करें। पुष्कर का अर्थ होगा सरोवर, जिसे हम तालाब के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, तालाब के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, किस शब्द का अनेकार्थी है। विकल्प ए औषधि, बी सार, सी तत्व और डी जीवन। तो साथियों ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर जल प्राण और पुत्र को जीवन, डी जीवन के रूप में भी जाना जाता है, यानी जीवन जो होगा उसके अनेक अर्थ के रूप में जल प्राण और पुत्र का प्रयोग करेंगे। साथियों देखिए, हम लोग बहुधा स्लोगन के रूप में प्रयोग भी करते हैं। हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि पानी के मानव के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथियों रहीम दास जी भी पानी की भूमिका को रेखांकित करते हुए एक पद में कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है जी, अरे आप ऐसा समझिए कि पानी की उपयोगिता इतनी ज़्यादा है कि पानी को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के आयोजन किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए साथियों कई बार आपने स्लोगन के रूप में भी सुना होगा, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, यानी जल के बिना जीवन संभव नहीं है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल वो क्या होगा, वो जीवन का एक प्रकार से पर्याय भी बन जाएगा, जीवन का पर्याय भी बन जाएगा। प्राण का मतलब जीवन होता ही है, और पुत्र अगर चर्चा करें साथियों तो कोई भी पुत्र हो या पुत्री हो, अपने माता पिता के लिए वो जीवन के समान होती है, अपने माता पिता के लिए वो जीवन के समान होता है। तो इस प्रकार से पुत्र का अर्थ भी एक जीवन के रूप में मिल जाएगा। हमारा आंसर होगा विकल्प डी। 18वां, मगही किस उपभाषा की बोली है, किस उपभाषा की बोली है। ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी और डी बिहारी। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें तो मगही जो है वो विकल्प डी बिहारी हिंदी की जो है वो एक उपभाषा है, बोली है। ठीक है, बोली है। ठीक है, अगर चर्चा करें तो यहाँ पर ये आपकी उपस्थिति का प्रश्न है, इसका पूरक प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। बिहारी हिंदी यानी जो उपभाषा है हिंदी की, बिहारी हिंदी, इस बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, कितनी बोलियां आती हैं, इसकी चर्चा आपको करके बतानी है कि कितनी बोलियां यहाँ प्रयुक्त होती हैं। उसके नाम आप कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों हमारा औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है, वाक्यांश से संबंधित प्रश्न है। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है। विकल्प ए जो दान करता रहता है, बी जो सब कुछ उदारता
उदारता से देना चाहता हो, सी जो उदारता दिखाता हो, या डी जो उदारता ना दिखाता हो। तो साथियों याद रखिएगा, औदार्य दाता के लिए पद होगा विकल्प बी, जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो। देखिए साथियों, औदार्य शब्द जो है, ध्यान से रखिएगा, औदार्य शब्द जो है ये निर्मित हुआ है उदार शब्द से। किससे हुआ है? उदार शब्द से। और इसमें प्रत्यय के रूप में क्या लग गया? प्रत्यय के रूप में लग गया साथियों दाता। प्रत्यय के रूप में क्या लग गया? दाता लग गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर औदार्य यानी उदारता से दान देने वाला, उदारता से जो दान देने का स्वभाव रखता है, दान देना चाहता है, दान देने की जिसकी प्रवृत्ति होती है, उसे हम लोग औदार्य दाता कहते हैं। और साथियों इसी औदार्य दाता का परिवर्तित स्वरूप जो होता है वो कहलाता है अवघड़ दानी। क्या कहलाता है? अवघड़ दानी। साथियों आपने एक बहुत सुंदर रामचरितमानस की पंक्ति सुनी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आशुतोष प्रभु अवघड़ दानी, आरती हरहूं दीन मम जानी। ठीक है, मतलब आशुतोष यानी भगवान शिव की वंदना करते हुए लिखते हैं कि हे प्रभु आशुतोष, जो सदैव प्रसन्न रहने वाली मुद्रा में रहते हैं, वो कैसे हैं? जिनका स्वभाव अवघड़ दानी है। अवघड़ दानी का मतलब है जो उदारता पूर्वक सबको सब कुछ देना चाहते हैं, उदारता पूर्वक सबको। और आप लोगों ने देखा भी है कि साथियों भगवानों की अगर चर्चा करें तो चाहे वो सुर हो, चाहे नर हो, चाहे असुर हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गंधर्व हो, सबके प्रिय देवता के रूप में शिव की ही पूजा, शिव की ही उपासना, शिव की ही तपस्या हम लोग देखते हैं। क्यों? क्योंकि शिव ऐसे उदार है जिनसे व्यक्ति जो कुछ मांगता है वो दे देते हैं, वो दे देते हैं। तो साथियों इसी को हम किस नाम से जानते हैं? अवघड़ दानी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अवघड़ दानी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? किस कवि का काव्य संग्रह है? विकल्प ए अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, सी रामविलास शर्मा और डी भारत भूषण अग्रवाल। तो साथियों इसकी चर्चा भी हम लोग कहीं ना कहीं पूर्व में कर चुके हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प ए अज्ञेय। अज्ञेय को अगर हम बात करें तो साथियों अज्ञेय जी का नाम है, अज्ञेय जी का नाम है हीरानंद, हीरानंद, हीरानंद सच्चिदानंद, सच्चिदानंद वात्स्यायन, वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय जो है इन्हें उपाधि प्रदान की गई है, लेकिन ये उपाधि इतनी चर्चित है कि हिंदी साहित्य में इन्हें अज्ञेय जी के नाम से ही जाना जाता है। साथियों ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य में अगर हम चर्चा करते हैं तो तार सप्तक, तार सप्तक, इसको ध्यान रखिएगा। बस इतना शब्द मैं छोड़ दे रहा हूं। कई तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा, कभी भी तार सप्तक का जिक्र हो और वहां पर अज्ञेय जी मिल जाए तो आप आंसर के रूप में ध्यान रखिएगा अज्ञेय जी को चयनित कर लेगा कि तार सप्तक के प्रकाशन में या तार सप्तक का प्रकाशन करने वाला व्यक्ति जो था वो कौन था? अज्ञेय जी थे। कौन थे? अज्ञेय जी थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तद्भव से संबंधित है। कौन सा पद तद्भव है? कौन सा पद तद्भव है? विकल्प ए अग्नि, बी पुष्प, सी सलाका, डी 14। तो 14। तो साथियों ध्यान रखिएगा, तद्भव शब्द की अगर चर्चा करें तो ये होगा हमारा विकल्प डी 14 जो है ये तद्भव शब्द है, जिसका साथियों तत्सम पद होता है चतुर्दश। क्या होता है? चतुर्दश। ये इसका हो जाएगा तत्सम पद। बाकी के साथियों तीनों क्या है? बाकी के तीनों तत्सम पद हैं। अग्नि का आप जानते हैं, इसका तद्भव होगा आग, आग। पुष्प की अगर चर्चा करें तो इसका तद्भव होगा फूल, और शलाका की बात करें तो साथियों इसका होगा सिलाई। क्या होगा? सिलाई। बाकी मैंने लिख दिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा क्रिया का पद चुनना है। क्रिया का पद चुनना है। वाक्य है अखिल घर के आंगन में खेलता है। विकल्प ए खेलता है, बी अखिल, सी घर के और डी आंगन में। तो साथियों यहाँ पर क्रिया का पद हो जाएगा विकल्प डी खेलता
खेलता है। अगर हम बात करें तो खेलता है का क्रिया बनेगी खेलना, खेलना। और ये जानते हैं साथियों, अगर प्रत्यय के रूप में किसी पद में ना आ जाता है तो वो पद कैसा हो जाता है? क्रिया का पद हो जाता है। किसका हो जाता है? क्रिया का पद हो जाता है। तो विकल्प ए हो गया खेलता है। अगला प्रश्न देखें, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है विकल्प ए निर्दोष, बी दोषी होना, सी पाप करना और डी चोरी करना। बहुधा हम लोगों ने सुना है, कई बार हम लोग अपनी बातचीत के दौरान जब किसी को बोलते हैं, ठीक है, जब हम किसी को बोलते हैं रुष्ट होकर के, ठीक है, किसी पर गुस्सा होकर के, खींच खा करके, तो हम लोग बोल देते हैं कि यार जाओ यार, क्या बात करते हो, तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। दूध के धुले नहीं हो का मतलब क्या हो गया? दूध के धुले होने का मतलब हो गया कि तुम निर्दोष नहीं हो, तुम निर्दोष नहीं हो, तुम में भी कुछ कमियां हैं, तुम पूर्ण नहीं हो, तुम पूर्ण नहीं हो। तो यहां पर देखिए साथियों, यहां पर नहीं है, यहां पर क्या पूछा गया है? दूध का धुला होना। हम लोग बोलते क्या है? हम लोग बोलते दूध के धुले नहीं हो। नहीं हो, नहीं होने का मतलब क्या है? कि निर्दोष नहीं हो, यानी दोषी हो, दोषी हो। लेकिन अगर यहां पे बोला दूध का धुले हुए हो, तो यानी इसका मतलब क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा साथियों विकल्प ए निर्दोष होना। क्या होगा? विकल्प ए निर्दोष होना। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? साथियों, किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम या डी उपर्युक्त सभी गलत है। तो साथियों ध्यान रखिए, हमने आपको चर्चा की थी कि सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? 6 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से किया गया? 6 प्रकार से किया गया। और साथियों उन 6 प्रकारों में अगर देखें तो उन 6 प्रकारों में देखें तो एक प्रकार साथियों आपका होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम की यदि चर्चा करें साथियों, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने? पुरुषवाचक सर्वनाम के साथियों 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक होता है साथियों कौन सा? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा साथियों कहलाता है अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष। ठीक है। अब साथियों अगर देखिए चर्चा करें तो उत्तम पुरुष के रूप में किसका प्रयोग होता है? उत्तम पुरुष के रूप में वक्ता का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष के रूप में किसका प्रयोग होता है? श्रोता का होता है। और अन्य पुरुष में लिए किसी अन्य पद का या अन्य व्यक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है? श्रोता के लिए पूछ रहा है। तो श्रोता का संबंध साथियों देखिए किससे है? श्रोता का संबंध मध्य पुरुष सर्वनाम से है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है? आपको साथियों उस जोड़ी का, उस विकल्प का चयन करना है जो सही है। विकल्प ए अक्षर अक्षर, बी नेह स्नेह, सी भूख और विभुच्छा, डी तोंद और तुंद्र। तो साथियों ध्यान रखिएगा यहां पर जो सही है वो होगा विकल्प बी नेह का स्नेह। नेह का स्नेह। तो देखिए साथियों अब अगर गलती को देखें तो साथियों अक्षर का अक्षर नहीं होता बल्कि अक्षर का साथियों होता है आखर। क्या होता है? आखर। ठीक है। अच्छा इसी प्रकार से अगर हम भूख की बात करें तो साथियों भूख का विभुच्छा नहीं होता साथियों, शुद्ध पद होता है बुभुच्छा। क्या कहलाता है? बुभुच्छा। ठीक है, बुभुच्छा। ठीक है। अगर हम इसी प्रकार बात करें तोंद की तो तोंद का तुंद्र नहीं होता साथियों, तोंद का होता है तंद। तोंद का क्या होता है? तंद होता है। ठीक है। तो ये 3 सही हो जाएंगे, 3 गलत हो जाएंगे। सही हो जाएगा हमारा विकल्प बी सेकंड नेह और स्नेह। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न किससे संबंधित है? रस से संबंधित है। कह रहा है जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है? विकल्प ए रौद्र रस, नहीं सॉरी, जुगुप्सा का स्थायी भाव यानी जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? साथियों यहाँ पर देखिए प्रश्न को थोड़ा गलती हो गई। जुगुप्सा जो है वो स्वयं में क्या है? वो स्वयं में स्थायी भाव है। अब ये स्थायी भाव जो है उसका संबंध किस रस से है? किस रस से है?
विकल्प ए रौद्र रस, बी विभत्स रस, सी अद्भुत रस और डी करुण रस। तो साथी ध्यान रखिएगा, जुगुप्सा का अर्थ होता है, जुगुप्सा का दूसरा अर्थ होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। और अगर हम घृणा की बात करें तो घृणा का भाव साथियों हमें कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है विभत्स रस में। यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विकल्प बी। तो साथियों इस प्रकार से हमारा जो आज का अंक है, इस आज के अंक के हम लोगों ने जो भी प्रश्न थे उन प्रश्नों पर अपनी ओर से पूरे प्रयास के साथ, मनोयोग के साथ हमने उसकी व्याख्या करके आपके सामने रखने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये व्याख्या जो है वो आप लोगों के ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि का कार्य करेगी और परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, आपकी वो तैयारी और भी अधिक सशक्त और पुष्ट होगी। ठीक है, तो साथियों हाँ, इसी प्रकार से हम आपके सामने अपने आगामी अंक को लेकर के उपस्थित होंगे। एक बार फिर से वीडियो के अंत में मैं पुनः आपसे एक बार निवेदन करता हूं, साथियों हम लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं इसमें आपका सहयोग भी, आपके सहयोग के बिना ये मुहिम सार्थक नहीं हो सकती है। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी ये जो एक योजना या एक जो मुहिम है इसकी सार्थकता में अपना भी योगदान दे करके इसको सफल बनाएं। ठीक है, तो साथियों इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस अभियान में, इस मुहिम में अपना सहयोग प्रदान करेंगे, हम आपसे आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं, आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, आप सभी को जय हिंद।